तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. फॉर द पैसेंजर्स in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? इसको समझ लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक ये कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब ये है कि मोशन जो होता है, मोशन इज़ व्हाट? मोशन इज़, जैसे कि पिछले डिस्कशन में हमने देखा था कि मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में तो हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और किसी के लिए सेम ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे सपोज ये मैं हूँ, ठीक है. अगर मैं अपनी हाइट के बारे में कुछ कमेंट करूँ तो कैसे करूँगा? मेरी हाइट कम है या ज़्यादा है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? अगर मैं किसी टॉल एक कोई पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में अपनी हाइट को कंपेयर करूँगा तो मेरी हाइट क्या है? माई हाइट इज़ लेस देन द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. अगर किसी छोटे बच्चे की हाइट के रिस्पेक्ट में मैं खुद को कंपेयर करूँगा तो माई हाइट इज़ मोर देन दिस पर्टिकुलर चाइल्ड. तो हाइट मेरी कम भी है और ज़्यादा भी है. डिपेंड करता है कि मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ. अगर इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो कम है, अगर इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ज़्यादा है. सिमिलरली मोशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा जो लैपटॉप है जिस पर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप उसको देख रहे हैं, वो लैपटॉप स्टेशनरी है या वो मूव कर रहा है? तो आपका आंसर होगा कि लैपटॉप तो स्टेशनरी है. ठीक है, आप गलत नहीं हैं. लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ ये अर्थ है, ओके. यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दिस इज़ माई लैपटॉप. यहाँ पर दिस इज़ माई लैपटॉप, ओके. अगर इस लैपटॉप को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो खुद अर्थ पे है, जैसे कि मैं, अगर मैं इसको देख रहा हूँ, मैं भी अर्थ पे हूँ, तो ये लैपटॉप रेस्ट पे है या मूविंग? देन दिस लैपटॉप इज एट रेस्ट. लेकिन सपोज अगर इस लैपटॉप को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो अर्थ के बाहर है, सपोज स्पेस से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लैपटॉप मूव कर रहा है. मतलब ये लैपटॉप रेस्ट पे भी है. रेस्ट पे कब है? जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है? अर्थ के ऊपर ही है. और ये लैपटॉप मूव भी कर रहा है, लेकिन कब? जब हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो कहाँ पर है? अर्थ के बाहर. तो एट द सेम टाइम दिस लैपटॉप इज एट रेस्ट ऑल्सो एंड इट इज़ मूविंग ऑल्सो. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि हम किसके रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी कर रहे हैं. बुक का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. अगर आप कभी बस में ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में या कार में, तो जो रोड साइड ट्रीज़ या पोल्स होते हैं ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो रोड पे खड़ा हुआ है उसके लिए तो वो स्टेशनरी हैं. तो दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गए. एक तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो खुद मूव कर रहा है किसी कार या बस में बैठ के, तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रीज़ आर मूविंग बैकवर्ड्स. और दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो उस ट्री के साथ रोड पे ही खड़ा हुआ है. मतलब उसके और ट्री के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन जो कि रोड पे खड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में ट्री इज़ एट रेस्ट, ट्री इज़ स्टेशनरी. सिमिलरली अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग. जैसे दो लोग बस में बैठे हुए हैं, बस मूव कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है. तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं. लेकिन कोई जो उनको सी ऑफ करने आया है वो टाटा बाय बाय कर रहा है और बस आगे बढ़ रही है, उसके रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस भी, वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं, क्योंकि उसके और बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर बस के अंदर ही है तो उसके रिस्पेक्ट में बस या उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर सब रेस्ट पे हैं.
और पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो बस के बाहर है उसके रिस्पेक्ट में अगर बस आगे बढ़ रही है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब वो मोशन में है। However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। क्या हमने देखा कि मोशन इज नथिंग बट इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। ओके तो रेफरेंस पॉइंट की या जो ऑरिजिन है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक बार देख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। What is reference point? A reference point is a place or object used for comparison to determine if something is in motion or at rest. Okay, an object is in motion if it changes position relative to a reference point, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं, ORIGIN, मतलब origin. अब हम लोग देखेंगे कि मोशन कितने टाइप्स का होता है। बहुत टाइप्स के मोशन होते हैं। मोस्ट मोशंस, जितने भी मोशन हम देखते हैं, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें एक से ज़्यादा तरह के मोशंस होते हैं। अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। जैसे हम लोग देखते हैं कि आपने जो 400 मीटर्स रेस होती है या जो रेसिंग ट्रैक्स होती हैं, वहाँ पर क्या जो रनर्स होते हैं और जो कार्स या बाइक्स होती हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। लेकिन जहाँ पर स्ट्रेट रोड होती है, एकदम कहीं पर टर्न नहीं ले रही है, वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स या जो भी व्हीकल्स हैं वो कैसे चलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। हमारे सिलेबस में 9th क्लास में वी विल स्टडी ओनली अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशंस, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है जिसका कहीं पर कोई टर्न नहीं है। ओके एक लाइन के अलॉन्ग जो मोशन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। सबसे मोस्ट सिंपल मोशन होता है ये, और हम लोग मोशन को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग इसी स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ करेंगे। हमारे सिलेबस में बाकी और तरह के मोशंस नहीं हैं, हम लोग यही पढ़ेंगे। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के मोशंस भी होते हैं, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, नथिंग मोर देन दैट। तो हमने देखा कि कुछ तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में, कुछ रोटेट भी करते हैं, जैसे कि फ़ैन जो होता है वो रोटेट करता है, हमारी अर्थ है जो रोटेट करती है। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। वाइब्रेशन भी एक मोशन होता है। आप देखते हैं कि जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सपोज गिटार है, उसकी स्ट्रिंग को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दैट मोशन ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर डिस्टर्बिंग इट, इट इज़ वॉट, इट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसमें एक से ज़्यादा तरह के मोशन इन्वॉल्व हैं। जैसे सपोज़ कोई एक कार है जो पहले तो वो एक स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रही है, फिर वो रोड पे टर्न आ गया तो उसने टर्न ले लिया इस डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में टर्न आ गया तो यहाँ पे टर्न ले लिया, फिर वो एक यू टर्न लेके वापस आ गई। तो ये एक डिफरेंट सारे मोशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। और अगर ओवरऑल मोशन की बात करें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. हम लोग straight line motion को ग्राफ और इक्वेशंस की हेल्प से कैसे और बेटर समझ सकते हैं वो भी देखेंगे, समझेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बस एक छोटा सा पार्ट है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और डेली लाइफ में हम लोग मोशन देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, जैसे पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उसका पेंडुलम आप देखेंगे ऐसे जाता है, फिर लौट के आता है मीन पोजीशन पे, फिर ऐसे जाता है, फिर लौट के आता है। तो ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट टू राइट, ये इस तरीके से मूव करता है। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ओके तो बहुत सारे मोशन हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ किससे, इससे स्ट्रेट लाइन मोशन से। तो अब हम लोग देखेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग रेफरेंस पॉइंट का थोड़ा सा समझ चुके हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन जिसको बोलते हैं, उसी की हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं।
पहले देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, फिर समझते हैं. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. देखो मोशन को तो डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है ही, मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो हम रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से पता करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर हमको लोकेशन बतानी है तो उसके लिए भी कोई ना कोई हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. जैसे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सपोज एक रेलवे स्टेशन है, मान लेते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ क्या है, स्कूल. ये स्कूल है, हमको मालूम है नॉर्थ साउथ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. ओके, तो ये जो रेलवे स्टेशन है इसके नॉर्थ में 2 किलोमीटर्स की दूरी पर क्या है, स्कूल. तो यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ये रेलवे स्टेशन. इसके रेफरेंस में हमने स्कूल की पोजीशन बताई. इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है अगर हम रेफरेंस पॉइंट कोई और ले लें. सपोज मेरा घर है, मेरा घर सपोज यहाँ पर है, दिस इज़ माई हाउस. इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं स्कूल की पोजीशन बताऊंगा तो कितनी होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये सपोज 3 किलोमीटर्स है, इसके रिस्पेक्ट में स्कूल इज़ 3 किलोमीटर्स इन द ईस्ट. तो अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो स्कूल की पोजीशन विल बी 3 किलोमीटर्स इन द ईस्ट. अगर रेफरेंस पॉइंट ये है रेलवे स्टेशन तो इट्स पोजीशन इज़ 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ. तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि हम क्या रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन डिफाइन होती है, उसकी लोकेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience. कुछ और reference point भी हो सकता था, जैसे कि मैंने अपना home ले लिया. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. तो reference point की importance आपको समझ में आ गई, जिसको origin भी बोलते हैं. रेफरेंस पॉइंट एक वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हमको ये डिफ़ाइन करने में आसानी हो जाती है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, और हम ये भी बता देते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो क्या है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन.